पहले हम लोगों ने हिस्ट्री के 3 लेसन प्लान का डिस्कशन कर लिया था। ये हम लोग का चौथा लेसन प्लान होने वाला है, जैसा कि आप यहाँ पे मेंशन देख पा रहे हैं। तो आज हम लोग इसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। हाय, दिस इज़ मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरियर पाथ इंस्टीट्यूट। मैं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री का जो हम लोग का 4 नंबर का लेसन प्लान है वो, और इसमें हम लोग देखेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। ठीक है, लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है और उसका बेसिक्स मैंने पहले ही पिछले वीडियो में बता चुका है। तो आज हम लोग सीधे सीधे चलेंगे अपने टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट मैंने मेंशन करा है सामाजिक विज्ञान। सब सब्जेक्ट में आ जाएगा। सामाजिक विज्ञान में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो उसमें इतिहास आ जाएगा। आप अपना यहाँ पे नाम डाल दें, उसके बाद रोल नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। जिस स्कूल में आप पढ़ाने गए हैं उस स्कूल का नाम, किस क्लास को आप पढ़ा रहे हैं, किस पीरियड में पढ़ा रहे हैं, कितना टाइम आप वहाँ पे दे रहे हैं, और यहाँ पे डेट, किस डेट को आप पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग का होता है टीचिंग पॉइंट्स। ठीक है, टीचिंग पॉइंट इसमें क्या क्या है? वैदिक युग का प्रारंभ, वेदों की रचना, वेदों की शिक्षाएँ, वैदिक युग में लोगों का जीवन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, आप जो लेसन प्लान बनाए हैं उससे बच्चों को क्या हेल्प होगा, मतलब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो छात्र वैदिक युग के आरंभ के बारे में जान पाएंगे। सेकेंड नंबर हम लोग का है छात्र वेदों के प्रकार के बारे में जान पाएंगे। तीसरा हम लोग का है छात्र वेदों द्वारा दी जाने वाली शिक्षाओं के बारे में जान पाएंगे। और लास्ट में हम लोग का हो जाएगा छात्र वैदिक युग में लोगों के जीवन के बारे में जान पाएंगे। ठीक है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे, आप लेसन प्लान जब बना रहे होंगे तो कोई टॉपिक जो होगा आपका लंबा हो जाएगा। तो आप इस डाउट में नहीं रहिएगा कि आपको एक ही लेसन प्लान में उसको कंप्लीट कर देना है। आप उस लेसन प्लान को 2 लेसन प्लान में या 3 लेसन प्लान में भी कंप्लीट कर सकते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। तो मैंने एक ही लेसन प्लान में कंप्लीट कर दिया है इसे। ये भी लंबा टॉपिक हम लोग का हो सकता था। अब देखिए, इसमें टीचिंग मेथड का बात आता है कि जब आप बच्चों को क्लास में पढ़ाने जाएंगे। ठीक है, लेसन प्लानिंग का मतलब क्या है कि आप बच्चों को पढ़ाने जाए ना, उससे पहले आपका जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं वो क्लियर होना चाहिए। उसमें कैसे आप बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या है, एकदम सब कुछ आपका क्लियर होना चाहिए। तो इसमें टीचिंग मेथड में आप डिस्क्राइब करेंगे व्याख्यान विधि, बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे प्रश्नोत्तर विधि, और बच्चों को कुछ कुछ डेमोन्स्ट्रेट करेंगे जिसमें चार्ट वगैरह आ जाएगा, है ना, वो प्रदर्शन विधि हो जाएगा। टीचिंग एड, जब आप पढ़ाएंगे तो क्या क्या चीज़ का हेल्प लेंगे वो टीचिंग एड में आता है। तो इसमें चॉक हो जाएगा, डेस्कटॉप हो जाएगा, ब्लैक बोर्ड हो जाएगा, चार्ट हो जाएगा, मानचित्र, ये सब हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे प्रीवियस नॉलेज का। ठीक है, तो जब भी हम लोग बच्चों को किसी टॉपिक को के बारे में पढ़ाते हैं तो ये मान कर के ही चलते हैं कि बच्चे उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा नॉलेज रखते हैं, क्योंकि पिछले क्लास में वो पढ़ा दिया गया होता है, उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन कर दिया होता है, तो बेसिक नॉलेज उनके पास होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि बच्चे इस टॉपिक के बारे में, मतलब वैदिक युग के बारे में समान जानकारी रखते हैं। उसका नेक्स्ट हम लोग चलेंगे प्यूपिल टीचर एक्टिविटी। ये जो हम लोग पढ़ाने गए हैं स्कूल में उनके लिए है कि हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, हम लोग बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चे जवाब देंगे, और जैसे ही बच्चे फंसेंगे क्वेश्चन में, असमर्थ हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग का पढ़ाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, पहला है हिंदू धर्म की सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सी है। तो हिंदू धर्म की सबसे पवित्र ग्रंथ, यहाँ प्रसिद्ध नहीं पवित्र होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए पवित्र है, तो ये वेद हो जाएगा। उसके बाद वेदों की संख्या कितनी है, बच्चे बता देंगे कि वेद कितने होते हैं, 4 होते हैं। वैदिक सभ्यता का आरंभ कब हुआ, बच्चे बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता के अंत होने के बाद वैदिक सभ्यता का अंत हुआ। वेदों के रचयिता कौन थे, तो छात्र इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। अब उसके बाद एक हम लोग स्टेटमेंट देंगे, स्टेटमेंट ऑफ द एम। ठीक है, आज हम लोग वैदिक युग के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, और इतना कहने के बाद हम लोग का पढ़ाना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वैदिक युग के आरंभ को डिस्क्राइब करेंगे बच्चों को। बच्चे क्या करेंगे, ध्यान से सुनेंगे और बाद में उसको नोटबुक में लिखेंगे, अगर आप कुछ ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं तो उसको। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन करा है, इतिहासकारों का यह मानना है कि जब हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ, इसके बाद हड़प्पा सभ्यता का यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा वैदिक सभ्यता, है ना, चेंज इसको करना पड़ेगा, आप इसको वैदिक कर लें। वैदिक सभ्यता का शुरुआत हुआ था। ठीक है, कई इतिहासकारों ने यह भी माना है कि हड़प्पा के अंत के पीछे वैदिक युग के संस्थापकों का हाथ था। ठीक है, और वैदिक युग का संस्थापक किसे माना जाता है, आर्यंस को माना जाता है ना। आर्यन, जो आर्यन थे उन्हें माना जाता है कि यही लोग हैं ना जो वैदिक सभ्यता का शुरुआत किए थे। अब बात करेंगे हम लोग वेदों की रचना का। ऐसा माना जाता है कि वैदिक युग का आरंभ आर्यनों ने किया था। ठीक है, तथा इन्हीं ने ही वेदों की भी रचना की थी। वेद हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथ हैं। वेदों की संख्या क्या है, 4 है, जिसकी रचना अलग अलग काल में की गई थी। ठीक है, अब इसके आधार पर वेदों को, वैदिक युग को 2 भागों में बांटा गया, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल में सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद लिखा गया था, और उत्तर वैदिक काल में ये तीनों वेद का रचना हुआ था। ऋग्वेद की रचना विश्वामित्र ने किया था। ठीक है,
तथा वह काल जिसमें ऋग्वेद की रचना की गई थी वैदिक काल कहलाया। ठीक है, बाकी के 3 वेद जिस समय में लिखा गया था उसे उत्तर वैदिक काल कहा गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। वैदिक काल में लोगों ने एक नए धातु का खोज किया था। आपको ये भी याद रखना है कि वैदिक युग में ही लोहा का खोज हुआ था, जिसके बाद खेती बहुत अच्छे से होने लगा। लोहे के खोज के बाद कृषि के उत्पादन में बहुत ही वृद्धि हुई और लोग संपन्न हुए। ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद वैदिक सभ्यता के लोगों का जीवन, वैदिक सभ्यता के लोग अपना जीवन किस तरह से बिताते थे। वैदिक सभ्यता के लोग अपने जीवन यापन के लिए मुख्य रूप से कृषि एवं पशुपालन के ऊपर निर्भर करते थे। ठीक है, वैदिक सभ्यता के लोग खेती करते थे और जानवर को, जैसे कि गाय को पालते थे। गाय बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस रखता था वैदिक सभ्यता के लोगों के लिए। लोहे की खोज के बाद इसमें काफ़ी उन्नति हुई। खेती की बात यहाँ पे हो रही है। उसके बाद वैदिक सभ्यता में लोगों के धार्मिक जीवन, वैदिक सभ्यता के लोग काफ़ी धार्मिक विचार के थे तथा वे अलग अलग देवताएं जैसे वायु, अग्नि, सूर्य, जल, इंद्र इत्यादि देवों के पूजते थे। ठीक है, कहने का मतलब है नेचर का वर्शिप करते थे वो। इन देवताओं में इंद्र सबसे प्रमुख देवता थे, क्योंकि ये वर्षा के देवता थे और कृषि के लिए वर्षा बहुत ही ज़्यादा जरूरी थी, इसलिए इंद्र इम्पॉर्टेंट गॉड हो जाते हैं। उसके बाद है इन देवताओं की पूजा के लिए यज्ञ और अनुष्ठान किया जाता था। इन यज्ञों में देवताओं को खुश करने के लिए मंत्रों का उच्चारण किया जाता था तथा इन मंत्रों का संकलन ऋग्वेद में किया गया था। ठीक है, और इन मंत्रों को जिसको यज्ञ में बोला जाता था उसको एकत्रित किया गया था वेदों में। वैदिक युग काफ़ी विकसित हुआ। लोहे के बने औजारों से कृषि की उत्पादकता बहुत बढ़ी। ठीक है, लोग जनपदों और महाजनपदों में विभाजित हो गए थे। इसी समय डेवलपमेंट होने लगा जनपद और महाजनपद। इस काल में गायों की बहुत ही ज़्यादा महत्व था। गाय यहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्व रखता था। लोग गायों के लिए युद्ध करते थे। ठीक है, जिसे गोवष्टी के भी नाम से जाना जाता है। जिसके पास जितना अधिक गाय होता था वो उतना ही धनी और संपन्न माना जाता था। वैदिक सभ्यता धीरे धीरे विकसित होकर बड़े बड़े नगरों और शहरों में बदल गया, जहाँ दूर दूर से लोग व्यापार करने के लिए आते थे। वैदिक सभ्यता का विकास धीरे धीरे बड़े साम्राज्यों में हो गया। ठीक है, इसके साथ ही हम लोग का टॉपिक खत्म हो गया। इसमें और भी आप ऐड कर सकते हैं अगर आपका मन करे तो, और लेसन प्लान को आप बढ़ा भी सकते हैं, 2 कर सकते हैं। उसके बाद रिकैपिटलाइजेशन, ये क्या होता है, आपने जो क्लास में बच्चों को पढ़ाया, बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, इसके लिए कुछ प्रश्न पूछ करके बच्चों से आप उसका चेक कर सकते हैं। जिसमें मैंने डाला है वैदिक सभ्यता का प्रारंभ कब हुआ, ये हम लोग डाल दिए। वैदिक युग का प्रमुख ग्रंथ कौन था, बच्चे बता देंगे इसका जवाब। उसके बाद वेदों की संख्या कितनी थी, तो बच्चे बताएंगे 4। वैदिक काल से आप क्या समझते हैं, बच्चे ये सब होगा। उसके बाद कुछ हम लोग बच्चों को होमवर्क भी दे देंगे, है ना, ताकि वो घर पे भी जा करके एक बार रिवाइज कर लें। ऋग्वेद के रचयिता कौन थे, जो आप पढ़ाएंगे उसी से आपको देना है ना। गायों के लिए लड़ी जाने वाली युद्ध क्या कहलाती थी। महाजनपदों की संख्या कितनी थी, तो महाजनपद मेरे ख्याल से 16 थे, है ना। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए वेदों का वर्णन करें। उत्तर वैदिक काल में 3 वेद लिखे गए थे। तो ये सब जो टॉपिक है बच्चे इस तरह से अपने क्लास को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम लोग अपना लेसन को, टॉपिक को क्लोज करेंगे। तो आज का यही वीडियो था। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों और परिवार के सदस्यों में और वे सभी लोग जिन्हें ज़रूरत है इस तरह के वीडियो को, उनमें हमारे वीडियो को शेयर कर दें और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।